नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे नवंबर महीने के राशिफल की। तो अलग अलग राशियों पे अलग अलग ग्रहों का क्या गोचर हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आज हम पंडित जी से जानेंगे। सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं मेष राशि से कि नवंबर के महीने में इनका राशिफल कैसा रहेगा। मेष राशि, किसी भी राशि का फल जानने के लिए सर्वप्रथम तो उसके लग्न को देखना चाहिए जी। तो मेष राशि का लग्नेश मंगल होंगे जी। और नवंबर महीने में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मंगल की स्थिति अष्टम भाव के वृश्चिक राशि में है। अच्छा। अब अष्टम भाव के वृश्चिक राशि में होने के कारण अष्टम का दोष नहीं लगेगा मंगल को। अच्छा। और मंगल के साथ बुध की भी स्थिति है जी। जो अब अष्टम भाव अन्वेषण का है, वैज्ञानिकों का है, चिकित्सकों का है, रिसर्च का, बदलाव का भी है जी। तो इस स्थिति में मेष राशि वालों का झुकाव रिसर्च की ओर अधिक होगा। हाँ। अनुसंधान करेंगे और बुध वहां जब है तो अनुसंधान में इनको और अधिक प्रेरणा मिलेगी और अधिक सफलता मिलेगी। अच्छा। इसके बाद आ जाते हैं कि गुरु जी चतुर्थ भाव के उच्च राशि में है। 18 नवंबर से 18 अक्टूबर से गुरु कर्क राशि में चले गए हैं तो मेष राशि वालों के लिए गुरु चतुर्थ भाव में उच्च राशि के हैं। तो चतुर्थ भाव माता का सुख, वाहन का सुख, घर का सुख, संपत्ति का सुख इत्यादि सब देखा जाता है। इससे तो माता के सुख, संपत्ति का सुख, वाहन का सुख अत्यधिक प्राप्त होगा। यहाँ तक कि एक से अधिक घर लेने की का भी योग है, अधिक संपत्ति अर्जन करने का भी योग है, एक से अधिक वाहन लेने का भी योग है। अच्छा। और गुरु की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है जो मकर राशि का है तो यहाँ करियर में भी वृद्धि हो रही है। अच्छा। लेकिन परिश्रम ढूंढेगा, करियर में वृद्धि होगी, नौकरी पेशा वालों की को सफलता मिलेगी, आय में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अहंकार नहीं उत्पन्न हो। अहंकार होने से फिर ये विपरीत परिणाम होंगे जी। इसके बाद आ जाते हैं हम पंचम भाव सिंह राशि का है जहाँ केतु की स्थिति है, राहु की दृष्टि पड़ रही है तो पंचम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है। संतान की ओर से अच्छा समाचार नहीं मिल सकता है। विद्यार्थी अगर स्वयं भी होंगे तो असफलता का योग भी आ सकता है जी। प्रेम संबंध अगर चल रहा तो उसमें भी कठिनाई आएगी। इसके बाद आ जाते हैं हम सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति है। अब सप्तम भाव पर राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है। सूर्य और शुक्र पर राहु की दृष्टि पड़ने से दोनों के, एक तो सूर्य नीच राशि में भी है, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है तो पंचम भाव से संबंधित जो भी फल होंगे, क्योंकि पंचम भाव के ये स्वामी है और सप्तम भाव में है तो पंचम और सप्तम भाव से संबंधित जो भी फल हैं जैसे शिक्षा, प्रेम संबंध, निवेश, वैवाहिक संबंध, विवाह होने की आशाएं, ये सब निरस्त रहेगी। अच्छा। अब आ जाइए इसके बाद राहु एकादश भाव में है तो एकादश भाव में राहु है तो ये आय के साधन तो अच्छा देंगे जरूर, लेकिन दशमेश शनि 12वें घर में है व्यय भाव में तो ये व्यय का भी स्थिति बना रहे हैं। अच्छा। चित्त भ्रमित होगा, मस्तिष्क काम नहीं करेगा, निरर्थक व्यय करेंगे तो आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेष राशि के जातकों का मिला जुला सा फल है, मिला जुला मिश्रित फल है। मिश्रित फल जी। अब इसके बाद आ जाइए कि 15 नवंबर के बाद सूर्य की स्थिति चली जाएगी अष्टम भाव में जी, वृश्चिक राशि में और वहाँ मंगल नीच के नहीं होंगे, वहाँ पे नहीं, वहाँ के नीच के नहीं होंगे जी। तो वहाँ मंगल की स्थिति है, सूर्य और मंगल है तो मंगल अपने ही राशि में है और लगने से है तो इसका मतलब है कि तो फल देंगे। चिकित्सा शास्त्र में जो व्यक्ति होंगे, डॉक्टर जो होंगे, उनको अनुसंधान में बहुत ही सफलता मिलेगी और जो चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहे हो या अनुसंधान कर रहे हो उन्हें भी सफलता मिलेगी। विशेषकर ये समझिए कि आयुर्वेद की ओर ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे क्योंकि सूर्य जो है तो आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करते हैं चिकित्सा शास्त्र में। अच्छा। वैसे भी चिकित्सकों का और भी शुक्र। इसके बाद आ जाइए सप्तम भाव में, अकेले हैं बैठे हुए, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ने से पत्नी से संबंध अच्छा नहीं रहेगा, पति से संबंध अच्छा नहीं रहेगा और आचरण भी खराब होने की संभावना है, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो। अपने आचरण पर नियंत्रण रखें अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती है। जी पंडित जी, मेष राशि के जातकों के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर बताएं। देखिए मेष राशि के जातकों विशेषकर यहाँ लग्न का स्वामी मंगल है तो हनुमान जी से हनुमान चालीसा पढ़े और भी कई उपाय हैं, लेकिन हनुमान चालीसा सबसे आसान है, इसको पढ़ें और ठीक रहेगा। अच्छा, चलिए दर्शकों, आगे की राशि है वृषभ राशि के बारे में अब हम जानते हैं कि नवंबर के महीने में कैसा रहेगा उनका राशि। देखिए वृषभ राशि यानी शुक्र की राशि है। शुक्र का
गोचर छठे भाव से हो रहा है। जब लग्न छठे भाव में हो और वो अभी शुभ ग्रह शुक्र, तो रोग की संभावना होती है, ऋण की संभावना होती है, शत्रु का उद्भव भी हो सकता है जी। और सूर्य भी वहां नीच के हैं जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो ऐसा है कि चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण ये घर मकान पर विवाद उत्पन्न हो सकता है, माता से मधुर संबंध खराब हो सकता है, अच्छा, वाहन दुर्घटना भी हो सकती है। इन सब पर ध्यान रखना चाहिए। छठे भाव में आने से रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं जी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कर्ज किसी से न ले तो अच्छा है, और शत्रु का भी उद्गम हो सकता है। वाणी ऐसा रखें कि किसी से कोई दुश्मनी ना हो। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं मंगल और बुध। ये दोनों जो है सप्तम भाव में है। अब सप्तम भाव के वृश्चिक राशि में है, तो मंगल जब सप्तम भाव में होते हैं तो ये दंगल कराते हैं दाम्पत्य जीवन में। अच्छा, भले ही अपने ही राशि में है तो क्या है, लेकिन ये कराते हैं अवश्य है। थोड़ा इसमें सावधानी से चलने की आवश्यकता है। हाँ, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब कहते हैं कि अपने राशि में है, अपने घर को कोई तोड़ता नहीं है। तो फिर भगवान राम को भी तो मंगल सप्तम भाव में था, उच्च का था मकर राशि में, फिर भी देखिए ठीक है, मंगल उच्च का होने के कारण अच्छी पत्नी मिली, सब कुछ है, लेकिन वियोग तो रहा जीवन भर। तो मंगल दंगल कराते हैं। इसके बाद आ जाइए चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति है, तो चतुर्थ भाव के फल को बिगाड़ेंगे, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। अब चतुर्थ भाव का फल क्या है, माता से मधुर संबंध नहीं रहेंगे, संपत्ति पर झंझटें भी हो सकती है, मुकदमा भी हो सकता है। जरा इस पर सावधानी बरते तो ठीक रहेगा। गुरु का गोचर वृष राशि वालों को तृतीय भाव से हो रहा है जी। तृतीय भाव में उच्च के हैं गुरु, और एकादश भाव के स्वामी है। अब तृतीय भाव में गुरु उच्च का होने का छोटी यात्राओं से तो लाभ है, और लाभ की स्थिति और अच्छी इसलिए बन सकती है कि लाभ भाव के स्वामी है जी, इसलिए छोटी यात्राओं से लाभ होगा, पड़ोसियों से संबंध अच्छे होंगे। अच्छा। भाई छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा रहेगा, तो मन में शांति रहेगी, अशांति रहेगी नहीं, अपना आराम से आय करते चलेंगे। ये अब शनि की स्थिति 11वें घर में, 11वें घर में शनि की स्थिति होने के कारण इनका तीसरी दृष्टि लगन पर पड़ता है जी। है तो मित्र राशि, इसलिए सामान्य स्थिति रहेगी, आय भाव ठीक रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा ठीक रहेगी, सामान्य रहेगी, बहुत ऊंचाई पर नहीं जाएगी, ना प्रतिष्ठा खराब होगी। मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होता रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये तो 1 से 15 तारीख तक का ये सूर्य की स्थिति जो है, 15 तारीख के बाद सूर्य नीच राशि से निकल जाएंगे जी, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो वृश्चिक राशि में जब जाएंगे तो सूर्य मंगल और बुध की स्थिति सप्तम भाव में रहेगी जी। फिर सूर्य मंगल बुध की स्थिति होने से सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में, फिर ये अपने दाम्पत्य जीवन में जरा ध्यान रखें कि किसी प्रकार का कोई मतांतर न करे तो अच्छा है जी। इस स्थिति में तलाक की भी स्थिति आ सकती है। अच्छा, तो थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है जी। हाँ जी। तो आप वृषभ राशि के जातकों के लिए कोई छोटा सा सरल उपाय बताएं। राशि वालों के लिए 2 ग्रह शुक्र और सूर्य, ये दोनों जरा विचलित हैं जी, तो सूर्य को अर्घ दें जी, और शुक्र के लिए शुक्र मंत्र का जाप करें, ओम द्रांग द्रिंग द्रंग सह शुक्राय नमः, या नहीं तो लक्ष्मी जी की पूजा करें। अच्छा, लक्ष्मी जी की पूजा करने से भी अच्छे फल प्राप्त होंगे, जहाँ शुक्र की स्थिति अच्छी होती है। अच्छा, तो दर्शकों अब हम जानते हैं पंडित जी से कि मिथुन राशि के लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए लग्नेश, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है जी, ये छठे भाव में आ जाते हैं, और छठा भाव वृश्चिक राशि का जहाँ मंगल की स्थिति है, तो और बुध छठे भाव में वृश्चिक राशि में शत्रु राशि में आ जाते हैं, तो लग्नेश शत्रु राशि में आ जाते हैं, तो शत्रु का उभार हो सकता है, लेकिन मंगल की स्थिति के कारण शत्रु का पराभव भी होगा। अच्छा, मतलब शत्रु सामने नहीं टिकेंगे। हाँ जी, टिकेंगे नहीं जी, लेकिन उद्गम हो सकता है बुध के कारण जी। और ऋण, रोग, ऋण, ये दोनों जो है तो इसमें सफलता मिलेगी, ऋण भी चुकाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मंगल क्योंकि छठे भाव में बहुत ही मजबूत होते हैं जी, इसलिए रोग ऋण से भी निजात मिल सकता है। अच्छा, हालांकि बुध के कारण शत्रु का उद्भव हो सकता है, हाँ, लेकिन मंगल के कारण वो परास्त भी होंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं द्वितीय भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, कर्क राशि में, धन भाव है, परिवार भाव है, वाणी भाव है, कुटुंब भाव है। अब यहाँ तो ये शुभ ग्रह है और कोई किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो धन का संयोजन भी कर लेंगे लोग, धन बचा भी लेंगे, वाणी में मधुरता रहेगी, परिवार के लोगों में सामंजस्य रहेगा, कुटुंबों से का सहयोग प्राप्त होगा। तो और इसमें भी ये स्वामी होते हैं दशम भाव के और द्वितीय भाव में उच्च के हैं, तो कैरियर में वृद्धि होगी, नौकरी पेशा वालों की तरक्की होगी, वेतन में वृद्धि हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। इसके बाद आ जाते हैं हम शनि, ये दशम भाव में है,
तो दसम भाव में शनि अच्छा होता है, उसमें भी सम राशि में, बृहस्पति की राशि में, और दसम भाव में शनि बहुत ही अच्छा फल देते हैं। अच्छा। तो करियर में भी वृद्धि करेंगे, शनि का सहयोग भी है, गुरु का भी सहयोग है, यानी कि नौकरी पेशा वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। व्यवसाय करने वालों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। जो व्यवसायिक होंगे व्यवसाय से भी लाभ होगा और नौकरी पेशा से भी लाभ मिलेगा। और पत्नी का के साथ संबंध भी अच्छा रहेगा, कारण कि सप्तम भाव पर फिर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। अब आज पंचम भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति है, और सूर्य नीच का होते हैं, तुला राशि में सूर्य नीच का होते हैं, शुक्र अपने राशि में है जी। तो प्रेम संबंध इनका होगा भी, लेकिन नीचे लोगों से होगा और उतार चढ़ाव होने की संभावना है। प्रेम संबंध टूट भी सकता है, यानी कि इसमें मिश्रित फल है, वो आपो की स्थिति है सूर्य के कारण। जी जी। निवेश में भी दिक्कतें आ सकती है और सफलता भी मिल सकती है, दोनों बातें हो सकती है। और इसके बाद विद्या बुद्धि विवेक शिक्षा में भी मिश्रित फल मिल सकता है। परिश्रम की आवश्यकता होगी, परिश्रम करें तो सफलता मिलेगी, वरना असफलता भी हाथ लग सकती है। अब तीसरे भाव में केतु की स्थिति है और राहु की दृष्टि भी है, तो भाई बहनों से संबंध खराब हो सकता है, छोटी छोटी यात्राओं से हानि भी हो सकती है जी। पड़ोसियों से भी संबंध खराब हो सकता है। और इसके बाद 15 तारीख के बाद 15 नवंबर के बाद सूर्य की स्थिति बदल जाएगी, वो नीच राशि से मित्र राशि में चले जाएंगे, छठे भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर तो सूर्य मंगल बुध तीनों की स्थिति है। सूर्य यहाँ पर तृतीय भाव पराक्रम भाव का स्वामी है और छठे भाव में मजबूत भी होते हैं, मंगल भी मजबूत होता ही है, यानी कि शत्रुओं का पराभव तो है ही, शत्रु सर नहीं उठा सकेंगे इस व्यक्ति के सामने। और रोग ऋण से भी निजात में, हाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर देना होगा जी, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। शुक्र की स्थिति पंचम भाव में 15 तारीख के बाद अकेले हो जाएगी। 15 तारीख के बाद प्रेम संबंध में भी सफलता मिल सकती है। जिनकी शादी नहीं होती हो शादी होने की भी संभावना हो सकती है जी। इसके बाद नवम भाव में राहु की स्थिति है, पिता के लिए अच्छा बात नहीं है, पिता के स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। चलिए पंडित जी, आप मिथुन राशि के जातकों के लिए कोई छोटा सा उपाय अवश्य बताएं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए भी सूर्य की स्थिति तो अच्छी है नहीं, जबकि तृतीय भाव का ऑनर है और बुध की भी स्थिति अच्छी नहीं है। बुध लगने से भी चतुर्थ भाव का स्वामी छठे घर में है, तो मैं समझता हूँ कि ये बुध का उपाय करें तो थोड़ा राहत मिल सकता है। बुध का उपाय क्या है? गणेश जी की पूजा करें, हरा दाना बुधवार के दिन चिड़ियों को खिलाएं, गायों को हरा चारा दें, तो ये ठीक रहेगा। मंत्र जाप की स्थिति, हर कोई मंत्र जाप नहीं कर सकते, इसलिए मंत्र जाप हम कम ही बतलाते हैं। वैसे चाहे तो पौराणिक मंत्र का जाप एक माला कर सकते हैं, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रह्म स बुधाय नमः। जी जी। अब हम जानकारी लेते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए 1 से 15 तारीख तक सूर्य की स्थिति के लिए 1 से 15 तक बता रहे हैं। वैसे कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर लग्न से ही हो रहा है, ये तो पूरे महीने के लिए आगे तक हाँ जी, पूरे महीने का। तो जब उच्च का गुरु गोचर कर रहे हो लग्न में, तो सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जब गुरु गोचर कर रहे हो लग्न में और अकेले हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो अहंकार भी उत्पन्न करता है, अहंकार उत्पन्न करने से फल विपरीत मिल जाएगा। अच्छा, इसलिए अहंकार पर नियंत्रण रखें, पूरा ध्यान रखें कि किसी बात में हम अहंकार न करें कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा न करें तो अच्छा रहेगा। और द्वितीय भाव में केतु की स्थिति है, केतु तो समझिए कि एक तरह से जिस घर भाव में बैठते हैं उस भाव से अलग अलगाव पैदा करते हैं, तो परिवार से अलगाव पैदा करेंगे। अलगाव का मतलब है कि वाणी में भी कर्कशता आएगी, लोगों के साथ आत्मसंयम नहीं रहेगा। फिर केतु धन भाव में है, द्वितीय भाव धन भाव है, धन की स्थिति खराब हो सकती है। यदि किसी को कर्ज दे चुके हैं तो फिर वो धन वापस होने की संभावना नहीं रहती, केतु हॉल्ट कर देता है। अच्छा, तो किसी को उधार ना दें। हाँ, उधार ना दें, वापस नहीं आने देता है। धन पर जरा ध्यान रखें। और चतुर्थ भाव तुला राशि का है, जहाँ सूर्य की स्थिति है और शुक्र की भी स्थिति है। तो शुक्र की स्थिति तो चतुर्थ भाव में अच्छी है, लेकिन सूर्य जो तुला राशि का है वो नीच का है, इसलिए शुक्र की स्थिति को भी खराब करेंगे ही करेंगे। अच्छा, तो माता के साथ यानी मिश्रित फल, माता के साथ मधुर संबंध हो भी सकता है, खटास भी उत्पन्न हो सकते हैं, संपत्ति पर भी कुछ झगड़े झंझट हो सकते हैं, क्योंकि नीच का है और उसमें भी द्वितीय धन भाव के स्वामी है, धन की हानि भी हो सकती है, धन नीचा जा सकता है। किसी प्रकार के झगड़े झंझट के कारण ये धन की हानि हो सकती है, इसलिए जरा इस पर ध्यान रखें कि किसी प्रकार के विवाद में न पड़े तो अच्छा है। और पंचम भाव में मंगल और बुध की स्थिति है, तो बुध यहाँ पर
व्यय भाव का स्वामी है जी और तृतीय भाव का स्वामी है। बुध की स्थिति यहाँ पर है और मंगल यहाँ पर योग कारक ग्रह है, जी दसम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी योग कारक ग्रह है, अपने राशि में है। अच्छा तो बुध का स्थिति जो कुछ भी थोड़ा खराब दे रहा है उसको यह मंगल होने नहीं देगा। इसमें आत्मशक्ति भी बढ़ेगी, साहस भी बढ़ेगा, शौर्य पराक्रम भी होगा। अपने आत्मशक्ति के कारण ये हर चीज में सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब आ जाइए, शनि की स्थिति नवम भाव में है ये मीन राशि में, तो सामान्य स्थिति है, उतना बुरा नहीं है। और शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही, दसम दृष्टि, एकादश दृष्टि, तृतीय दृष्टि तो एकादश भाव पर पड़ रही है जी, जिसके कारण कुछ आय के साधन भी देंगे जी, आय के साधन भी देंगे। और छठे भाव पर जब दृष्टि पड़ रही है तो रोग ऋण शत्रु में भी ये निजात देंगे। अच्छा अब आ जाते हैं हम, केतु द्वितीय भाव में है तो वाणी में मधुरता नहीं रहेगी, पारिवारिक सामंजस्य नहीं रहेगा। 15 तारीख के बाद, 15 से 30 तारीख बाद सूर्य की नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। सूर्य जो है फिर द्वितीय भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में रहेंगे। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। धन की वृद्धि होगी, सरकारी कामों से लाभ मिलेगा, सरकार की ओर से सहायता भी मिल सकती है, पारिवारिक संबंध ठीक रहेगा, कुटुंब से भी स्थिति अच्छी रहेगी। सिर्फ इतना है कि अहंकार उत्पन्न नहीं हो। पंचम भाव जो है बुद्धि विवेक का है, जो है गर्म ग्रह है, मंगल भी गर्म ग्रह है, तो अहंकार भी हो सकता है। अहंकार पर नियंत्रण रखे तो अच्छा है। चलिए, कर्क राशि के जातकों के लिए आप छोटा सा उपाय अवश्य बताएं। कर्क राशि के जातकों के लिए मैं समझता हूँ सिर्फ सूर्य की आराधना करें। अच्छा, इसलिए कि द्वितीय भाव का स्वामी है सूर्य, जी, बहुत ही अहम भाव है। द्वितीय भाव भी परिवार भाव है, धन भाव है, उसका स्वामी सूर्य चौथे घर में नीच का है। तो उसकी निष्ठा दूर करने के लिए सूर्य की वस्तुओं को दान करें, जी, सूर्य को अर्घ दें, जी, तो ये ठीक रहेगा। अच्छा, चलिए दर्शकों, अब हम जानकारी लेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होते हैं जी, तृतीय भाव में, जी, तृतीय भाव में अच्छा फल देते हैं और साथ में शुक्र भी हैं। शुक्र जो है तो तृतीय भाव का स्वामी भी है, तो यहाँ ये लाभ ही लाभ देगा। सिर्फ यह है कि अहंकार भी रहेगा, थोड़ा शौर्य और पराक्रम पूरा रहेगा, छोटी यात्राओं से लाभ होगा, लेकिन अहंकार भी देगा। तो अहंकार पर नियंत्रण रखे, नहीं तो पड़ोसियों से झंझट हो सकता है, परिवार में भी असमंजस हो सकता है, तो इस पर जरा ध्यान रखे तो अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव में मंगल और बुध की स्थिति है, मंगल अपने राशि में, तो यहाँ भी शुभ फल देंगे। मंगल जायदाद यानी संपत्ति के स्वामित्व रखते हैं जी, तो आप नया जमीन भी खरीद सकते हैं। अच्छा, ठीक, माता का सुख भी प्राप्त होगा। कुछ डर के रहेंगे लोग घर में, अच्छा, कुछ डर के रहेंगे। वाहन का भी सुख मिलेगा इसमें। तो इसके बाद आ जाते हैं हम राहु और केतु पर। जी, देखिए, केतु लग्न भाव में बैठा हुआ है और राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो विरक्ति उत्पन्न देगा। अच्छा, वैवाहिक जीवन में क्लेश होगा, अच्छा, और वैवाहिक जीवन से भी विरक्ति उत्पन्न करेगा। लग्न में केतु है, ये अलगाव पैदा करते हैं, अध्यात्म की ओर झुका देते हैं, वैराग्य की ओर झुका देते हैं। अच्छा, तो निराशा, अपने पारिवारिक संबंध में निराशा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन और भी, अब जैसे गुरु द्वादश भाव में है, अब चतुर्थ भाव पर उनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है और नवम दृष्टि भी शनि पर अष्टम भाव पर पड़ रही है और 12वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं, जी, तो लंबी यात्रा भी करा सकते हैं। कर्क राशि में है तो यात्रा का योग दे रहा है, विदेश यात्रा का योग दे रहा है। और दृष्टि, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी, अष्टम भाव भी विदेश यात्रा कराते हैं। तो हो सकता है कि इनको लंबी यात्रा करनी पड़े, विदेश यात्रा करनी पड़े। और क्यों करनी पड़े, तो पंचम भाव के स्वामी है गुरु, शिक्षा के कारण विदेश यात्रा जा सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है। अच्छा, और इसके बाद आ जाते हैं हम 15 से 30 तारीख तक सूर्य की स्थिति बदल जाएगी, नीच राशि से निकलकर ये वृश्चिक राशि में चले आएंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल बुध की स्थिति होगी तो घर का वातावरण थोड़ा गर्म रहेगा। अच्छा, तो गर्म होने से हानि होती है, तो इस पर जरा ध्यान रखें जी। सिर्फ सूर्य की स्थिति बदलने से घर का स्थिति थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन एक बात है कि प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होगी, धन में बढ़ोतरी होगी। अच्छा। गाड़ी भी दूसरा, वाहन भी दूसरा खरीद सकते हैं। अच्छा। लेकिन वातावरण घर का अशांत थोड़ा रहेगा। अच्छा, 10-15 दिनों के लिए, समझे 15 दिनों के लिए। अच्छा, तो आप सिंह राशि के जातकों के लिए कोई उपाय बताएं। सिंह राशि के जातकों के लिए देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है जी, सूर्य नीचे चलना है जी, तो चाहिए कि सूर्य की आराधना करें, सूर्य को अर्घ दें जी,
गायों को रोटी खिलाए संडे के दिन, गेहूं का रोटी, हाँ, तो अच्छा रहेगा। अच्छा। उसमें भी गुड़ लपेट कर अगर खिलावे तो और बढ़िया रहेगा। अच्छा, अब अगली राशि कन्या राशि के बारे में जानते हैं। देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध होते हैं जी। दसम भाव का, और लग्न का स्वामी है बुध, तृतीय भाव में है। तो तृतीय भाव का बुध भी अच्छा होता है। बुध भी संचार का ग्रह है बुध भी संचार का ग्रह है, तो छोटी यात्राओं से लाभ देगा जी। और वृश्चिक राशि में है और मंगल के साथ है, मंगल अपने साथ में है, पराक्रम भी रहेगा, छोटी यात्राओं से लाभ भी देगा। अपने पराक्रम के कारण पड़ोसी भी इनके दबे हुए रहेंगे और इनसे जी हुजूरी में लगे रहेंगे। अच्छा। अब आ जाते हैं शनि सप्तम भाव में है तो सम राशि में, लेकिन शनि है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह में और भी विलंब हो सकता है। अच्छा। और जिनका विवाह हो चुका है वो भी जरा सावधान रहे। अच्छा। शनि मनमुटाव करा सकता है, विच्छेदी ग्रह है जी। मतांतर करा देगा, किसी भी स्थिति तक ले जा सकते हैं। और गुरु का गोचर हो रहा है जी, उच्च के चल रहा है एकादश भाव में जी। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, ऊंचा से ऊंचा लाभ देने की स्थिति में है। और बुध चुके पराक्रम भाव में और दशम के भी स्वामी हैं, तो करियर में भी वृद्धि देंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सावधानी रखें कि उतावलापन न लावे, नहीं तो कार्य क्षेत्र में हानि हो सकती है। और इसके बाद राहु की स्थिति छठे भाव में है जी। राहु छठे भाव में शत्रु संहारक होते हैं, शत्रुओं का पराभव होगा, शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। थोड़ा रोग स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और उतावलेपन में कर्ज न लें, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। कर्ज भी ले सकते हैं, ये कर्ज तो इस चीज में सावधानी जरूर रखें, कर्ज न ले तो अच्छा रहेगा। और 12वें भाव में केतु की स्थिति है, 12वां भाव मोक्ष का है, 12वें भाव देव स्थान का भी है, हाँ जी, मोक्ष यात्रा का भी है, अस्पताल का भी है, कारावास का भी है। अब यहाँ ये क्या फल देंगे, राहु की दृष्टि है तो इनको शत्रुता बढ़ सकती है, लेकिन शत्रु इनके सामने टिकेंगे नहीं। फिर बाद में चल के इनको थोड़ा सा वैराग्य भी उत्पन्न हो सकता है या नहीं। तो अगर ये अस्पताल में काम करते हो, किसी देवस्थान में काम करते हो, कारागार में काम करते हो, तो इनको लाभ होगा। अच्छा। इसके बाद 15 तारीख के बाद, 15 से 30 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति बदल जाएगी। सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तो इनको और ज्यादा लाभ होगा। खर्च की भी स्थिति बनी रहेगी, लाभ भी होगा, निर्वाह योग, आय के साधन भी बनते रहेंगे और खर्च की भी स्थिति बनी रहेगी। तो खर्चे पर ध्यान रखें ताकि धन की स्थिति अच्छा हो जाए। अच्छा। नहीं अगर ऐसा करेंगे तो आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं जी। तो बुध की स्थिति, अब कन्या राशि वालों के लिए उपाय की बात है। अब देखिए, कन्या राशि वालों के लिए दशम लग्न भाव और दशम भाव के स्वामी बुध है जी, डाउट में है, लाभ तो दे ही रहे। अच्छा, तो और अच्छा होने के लिए बुध का उपाय करें तो अच्छा है। गायों को हरा चारा खिलावें, चिड़ियों को मूंग का दाल, हरी दाल दे दें जी, और तो इससे लाभ मिलेगा। गणेश जी का पूजा करें जी। मंत्र जाप करना चाहे तो पौराणिक मंत्र होता है, ओम ब्राह्म ब्रह्म सब बुधाय नमः, इसका जाप करें तो ये ठीक रहेगा और संपूर्ण लाभ मिलने की संभावना हो जाती है। चलिए दर्शकों, आगे की राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहेगा, हम जानते हैं पंडित जी से। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए जी, सूर्य और शुक्र का गोचर लग्न में ही हो रहा है जी। शुक्र सांसारिक भोग का कारक ग्रह है, वासना का कारक ग्रह है, लग्न में है जी, सूर्य के साथ है जी। वासना में बढ़ोतरी करेगा, आचरण खराब हो सकता है। अच्छा। अपने आचरण पर नियंत्रण रखें, नहीं तो ये अपना पारिवारिक जीवन खराब हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी मंगल द्वितीय भाव के वृश्चिक राशि में है। अच्छा। तो पारिवारिक जीवन खराब हो सकता है। अच्छा। परिवार में विभेद पैदा होगा, पत्नी के साथ विभेद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस पर ध्यान रखें, आचरण ठीक रखें तो अच्छा रहेगा। और पंचम भाव में राहु की स्थिति है और केतु की स्थिति एकादश भाव में है। पंचम भाव में राहु की स्थिति अच्छी नहीं होती है, संतान की ओर से चिंता। अच्छा। स्वयं विद्यार्थी हो तो असफलता। अच्छा। निवेश अगर करें तो इसमें भ्रम की स्थिति रहेगी, पता नहीं क्या होगा, तो ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न रखती है। शनि की स्थिति मीन राशि में छठे भाव में है, तो शनि भी शत्रु संहारक होते हैं। शनि जब छठे भाव में होते हैं जी तो व्यक्ति न्याय के द्वारा प्राप्त करता है अपने शत्रु को न्याय के द्वारा प्राप्त करता है। और दशम भाव में गुरु की स्थिति है, उच्च का है, ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी पेशा में वृद्धि, कैरियर में वृद्धि, आय के साधन अच्छे बनेंगे, तो धन अच्छा होगा। धन की स्थिति तुला राशि वालों के लिए अच्छी है। इसके बाद सूर्य की स्थिति बदल जाएगी 15 नवंबर से 30 नवंबर के द्वितीय भाव में चले आएंगे।
तो द्वितीय भाव में सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति रहेगी। एकादश भाव का स्वामी सूर्य है, तो फिर धन की वृद्धि, आय के साधन, करियर की वृद्धि, मित्रों का सहयोग, ये सब प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और शुक्र की स्थिति अकेले रहेगी तुला राशि में जी। लग्न में, जरा इस पर ध्यान रखें। अकेले शुक्र आ गए। मैं बार बार कहता हूं कि इस स्थिति में अपने आचरण को ठीक रखना चाहिए, क्योंकि वासना में वृद्धि होती है। और ये तुला राशि वालों के लिए शुक्र का मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, मतलब आप उपाय के तौर पे ये तुला राशि में शुक्र का मंत्र जाप करें और लक्ष्मी जी की पूजा करें, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तुला राशि में शुक्र योग कारक ग्रह होते हैं। यानी ये संसारिकता की ओर अधिक ढकेलेंगे तो आचरण भी खराब हो सकता है और भी बदनामी भी आ सकती है, स्थिति खराब हो सकती है। अच्छा, ठीक है। चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये नवंबर महीने का राशिफल कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल और बुध लग्न में ही है, और बुध जो है एकादश भाव के स्वामी हैं जी, और मंगल अपने ही राशि में है जी। आय के अच्छे साधन बन रहे हैं, बुद्धिमत्ता से आय के साधन बनेंगे और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फिर अब एक चीज यहाँ पर है, गुरु की स्थिति नवम भाव के कर्क राशि में उच्च है गुरु की स्थिति। अच्छा, अब नवम भाव पिता का भाव है, धर्म का भाव है, लंबी यात्रा का भाव है, तो पिता से भी सहयोग प्राप्त होगा। अच्छा, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, धार्मिक यात्रा भी लंबी यात्रा हो सकती है जी। लोगों, इनका व्यक्तित्व आकर्षक भी रहेगा, लोगों का आकर्षण इनके प्रति बढ़ेगा, जिससे आय की वृद्धि हो सकती है। और दशम भाव में केतु की स्थिति है। एक बात का ध्यान रखें, अपने किसी भी प्रकार का कोई धन संपत्ति के मामले में किसी को कुछ न दे, नहीं तो स्टेटस खराब हो सकता है। आय रुक जाए, मैं दिया हुआ धन रुक जाएगा तो फिर तो स्थिति खराब होगी। इसलिए किसी को देने धन के मामले में सावधानी बरतें, धन के मामले में और चतुर्थ भाव के मामले में भी सावधानी बरतें। माता से असहमति हो सकती है, संपत्ति पर भी विवाद हो सकता है, मुकदमेबाजी हो सकती है, घर में भी क्लेश हो सकता है, क्योंकि राहु की स्थिति है वहाँ। राहु भ्रमित करने वाला ग्रह है, मतलब अपने परिवार में ही किसी के प्रति भ्रम उत्पन्न हो जाए तो फिर मतांतर होगा, घर की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो इन सब बातों पर ध्यान रखें। पंचम भाव में गुरु राशि में शनि की स्थिति है, तो बहुत अच्छी बात है, गुरु की दृष्टि शनि पर भी पड़ रही है, पंचम भाव में पड़ रही है, तो शिक्षा के लिए, न्याय के लिए, निवेश के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। यहाँ शनि पंचम भाव में होने से प्रेम संबंध खराब हो सकता है, लेकिन गुरु की स्थिति दृष्टि होने से इसमें सफलता मिलेगी, इसलिए कि पंचम भाव मीन राशि का है, गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही है और शनि से सम है जी, तो यहाँ सफलता मिल सकती है। जिनका प्रेम संबंध बहुत दिन से चला आ रहा हो, विवाह नहीं हो रहा, तो विवाह होने की स्थिति भी आ सकती है। अच्छा। जबकि शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, थोड़ा मशक्कत होगा, थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन प्रेम संबंध सफल भी हो सकता है। अच्छा। 15 नवंबर के बाद सूर्य की स्थिति नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, लग्न में आएंगे, और सूर्य जो है दशम भाव के स्वामी है। केतु वहां पर खराब कर रहे हैं, कि सूर्य की स्थिति लग्न में अच्छा होने से कारण केतु निष्प्रभावित होगा, लाभ ही देंगे। करियर में वृद्धि होगी, नौकरी पेशा में वृद्धि होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी। अच्छा, मतलब बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर उपाय करना हो वृश्चिक राशि वालों के लिए तो राहु का उपाय करें जी। राहु का उपाय, मंत्र जाप करें, ओम रांग राहु नमः। अच्छा, एक माला कम से कम रोज मंत्र जाप करें, मछलियों को चारा खिलावें। और भी बहुत सारे उपाय हैं, ये साधारण सा उपाय बता दिया हूँ। अच्छा। न हो दो मोर पंख ले आवे, 2 मोर पंख श्री राम या विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें, कृष्ण के मंदिर में चढ़ा दें, वहां से एक पंखा ले उठा के भगवान के विग्रह को पंखा झल दें, एक पंखा ले आवे घर, और रोज अपने घर में भी भगवान के विग्रह को पंखा झल दें। राहु का यह अति उत्तम उपाय है, राहु से को प्रसन्न करने का और लाभ लेने का। दर्शकों, अब हम जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए धनु का स्वामी गुरु होते हैं, जो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में गुरु अच्छे होते हैं, व्यक्ति को ज्योतिषी की ओर ले जाते हैं, अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। और ये लग्न का स्वामी है और साथ साथ चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, तो घर के सुख में थोड़ा सा कमी लाएंगे अष्टम भाव में होने के कारण। अच्छा, ये नहीं कमी नहीं लाएंगे, इसलिए कि नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, इसलिए घर का सुख, माता का सुख, वाहन का सुख इत्यादि सब प्राप्त होंगे। सूर्य नीच का है
और वह भी नवम भाव का स्वामी है, तो नवम भाव पिता का होता है, धर्म का होता है। नीच का होने के कारण ये धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होगा, पिता से कुछ मतांतर हो सकता है, यात्रा करेंगे तो हानि हो सकती है। इसके बाद मंगल और बुध ये दोनों व्यय भाव में बैठे हुए हैं। मंगल अपने राशि में है व्यय भाव में और पंचम भाव का स्वामी है, तो बुद्धि में यह आ सकती है कि हम यात्रा करें, ये करें वो करें, ये निरर्थक बात होगी, ये धन की हानि होगी। इसलिए इस पर ध्यान रखें कि हम निरर्थक यात्रा न करें। थर्ड हाउस में राहु है, राहु तीसरे भाव में बहुत ही प्रतापी होता है जी। क्योंकि ये तीसरा भाव जो है शौर्य और पराक्रम का है। राहु पराक्रमी, ये कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं, कहीं भी अपना पराक्रम दिखा देना, तो इसमें प्रतापी होता है। राहु प्रतापी बनाता है तीसरे भाव में, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मित्र राशि में है तो हर जगह सफलता देगी, युद्ध में सफलता देगी, यानी जितनी बातें कही सब में सफलता देगी। राहु तीसरे भाव का अच्छा होता है। केतु नवम भाव में होने के कारण ये पिता से दूर करेगा। धार्मिक यात्रा होगी, लेकिन धर्म माने पिता से दूर करेगा, अपने परिवार से दूर करेगा, और धार्मिक यात्रा होगी। शनि चतुर्थ भाव में होने से अपने सम राशि में है। इसके बाद गुरु की दृष्टि भी है, तो अच्छी बात है। सूर्य और शुक्र ये दोनों तुला राशि में एकादश भाव में है, सूर्य नीच के हैं, और इसके बाद सूर्य नवम भाव के स्वामी भी हैं। तो समाज में मतलब पिता से अच्छा संबंध नहीं रहने के कारण समाज में बदनामी भी हो सकती है पिता के कारण, और आय के साधन कुछ न कुछ बनते ही रहेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाइए 15 तारीख के बाद, 15 नवंबर के बाद शुक्र एकादश भाव में अकेले रह जाएंगे, और ये सूर्य जो है तो द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो फिर यहाँ पर शुक्र जब एकादश भाव में अकेले होंगे तो ये लाभ तो देंगे, अच्छा लाभ देंगे, करियर में वृद्धि भी करेंगे, मित्रों का सहयोग भी देंगे, और व्यय भाव में सूर्य के जाने के कारण पिता से दूरी होगी। अच्छा, पिता से किसी कारणवश, चाहे अच्छे संबंध के साथ ही चाहे बुरे संबंध के साथ ही, पिता से दूर जाने की स्थिति है। अच्छा, और अत्यधिक खर्च होने की भी स्थिति है। और 15 नवंबर के बाद 15 नवंबर के बाद 15 नवंबर के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, बात की बात है। अच्छा, तो आप धनु राशि के जातकों के लिए कोई उपाय बताएंगे? धनु राशि के जातकों के लिए ये जो है तो लग्न का स्वामी और चतुर्थ का स्वामी होकर के अष्टम भाव में, हालांकि ये अच्छी बात है, ज्योतिषी बनाएंगे, अन्वेषण करें, रिसर्च करेंगे, ये फायदे बहुत सारे हैं। लेकिन साथ साथ अष्टम भाव में होने के कारण कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, तो गुरु का उपाय करना अतिरिक्त रहेगा। अच्छा, गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु गायत्री मंत्र का जाप करें, और दान न करें। अच्छा, लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण ये गुरु का कोई भी सामान दान न करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब हम जानते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? मकर राशि के जातकों के लिए मकर राशि के जातकों के लिए स्वामी शनि होते हैं जी, और शनि तीसरे भाव में शनि शुभ फल देते हैं। अच्छा, उसमें भी मित्र राशि में है जी, और मैं समझता हूँ गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है जी। छोटी यात्राओं से लाभ होगा, भाई बहनों से संबंध अच्छा रहेगा, पड़ोसी से संबंध अच्छा रहेगा, तो ये अच्छी स्थिति है। और इसके बाद द्वितीय भाव में राहु है। अब जो शिक्षक विद्यार्थी होंगे उनको विद्या धन नहीं होगा। राहु की स्थिति द्वितीय भाव में होने से विद्या में बाधा आती है, पारिवारिक कलह उत्पन्न होता है, धन की हानि होती है, और परिवार से दूर चले जाने का मन करेगा। अच्छा, तो इस बात पर जरा ध्यान रखें कि परिवार से दूर चले जाने का मन करेगा, लेकिन गुरु की स्थिति सप्तम भाव में उच्च का है। हाँ, तो यह भी मन करेगा कि मैं दूर न जाऊं, और दसम भाव में शुक्र भी अपने राशि में है, यानी उहापोह की स्थिति रहेगी। अच्छा, दूर भागने की भी मन करेगा और नहीं भागने का भी मन करेगा, पेंडुलम की तरह मन करता रहेगा। अच्छा, और ये 15 तारीख के पहले सूर्य की स्थिति जो है दसम भाव में नीच का है जी, अष्टम भाव का स्वामी है। अच्छा, तो विपरीत राजयोग बन जाता है, करियर में वृद्धि होगी। अच्छा, नौकरी पेशा में वृद्धि होगी, और आय के साधन भी बढ़ेंगे। 15 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति एकादश भाव में चली जाएगी। एकादश भाव में मंगल, सूर्य और बुध की स्थिति है, यह भी और अच्छी बात है। आय के साधन बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी पेशा वालों की पदोन्नति होगी, वेतन में वृद्धि होगी। जो व्यवसाय करते हों उनको व्यवसाय में भी लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए कोई छोटा सा उपाय भी बता दीजिए। मकर राशि वालों के लिए एक बात है कि गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। हाँ, और मकर राशि है, अहंकार उत्पन्न करेगा। अहंकार उत्पन्न करेंगे तो इसमें बहुत सारे परिणाम विपरीत हो सकते हैं। अच्छा, इसलिए अहंकार से बचें जी। और कोई छोटा सा उपाय? छोटा सा उपाय
मैं समझता हूँ कि यहाँ भी राहु का ही उपाय करना चाहिए जी। राहु मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहुवे नमः, जी। रुद्राक्ष की माला से कम 1 माला रोज जाप करें जी। और श्रद्धा पूर्वक जाप करें जी, तो इससे लाभ फायदा मिलेगा। दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहेगा। ठीक है, कुंभ राशि के जातकों के लिए कुंभ का स्वामी शनि होते हैं जी। शनि यहाँ द्वितीय भाव में है। जी। द्वितीय भाव में जब शनि होते हैं तो वैराग्य उत्पन्न होता है, परिवार से वैराग्य उत्पन्न करा देते हैं, विच्छेद करते हैं, अलग कराते हैं जी। और उसमें भी गुरु की राशि में है और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और छठे भाव से दृष्टि पड़ रही है। हाँ। तो वैराग्य की स्थिति यानी कि परिवार से वैराग्य उत्पन्न होने की स्थिति आ जाती है। अच्छा। कि हम परिवार में के लिए कुछ ना करें, अपना कहीं बाहर कुछ करें, तो यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और साथ में लगन में जो है राहु है। हाँ। और सप्तम भाव में केतु है। हाँ। तो अब समझ लीजिए कि वैवाहिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन शुक्र और सूर्य, अब सूर्य नीच का है सप्तम भाव का स्वामी, तो स्वाभाविक है कि पत्नी से मतांतर होगा ही। पति या पत्नी दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा ही काम करेंगे जो कि बहुत दुख होगा, भीतर से नीच वाला काम कर देंगे जिसके कारण दुख उत्पन्न होगा। लेकिन छोड़ने का भी मन नहीं करी कि सब 9 भाव में, त्रिकोण भाव में शुक्र अपने ही राशि में है, इसलिए त्याग भी नहीं कर सकते हैं और यानी पत्नी का त्याग नहीं कर सकते हैं और गुरु का भी पत्नी भी पति का त्याग नहीं कर सकते हैं, इसलिए गुरु का दृष्टि 9वीं दृष्टि परिवार भाव पर पड़ रही है, इसलिए वो भी त्याग नहीं कर सकते हैं। यानी सारे कुछ गड़बड़ी होते हुए भी एक दूसरे का त्याग नहीं करेंगे। 15 तारीख के बाद, 15 नवंबर के बाद सूर्य की स्थिति नीचता से निकल के 10वें भाव में चली जाती है। 10वां भाव सरकारी भाव है, पिता से प्राप्त होने वाला भाव है, वृश्चिक राशि है, मंगल वहां उपस्थित है, बुध की भी स्थिति है, बुध भी 5वें भाव का स्वामी है और 8वें भाव का स्वामी है। अब यहाँ पर करियर में वृद्धि होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, नौकरी पेशा वालों की उन्नति होगी, वेतन वृद्धि होगी, आय के साधन बनेंगे और गुरु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पर, तो बहुत ही बेहतरीन स्थिति है आय के साधन बनने के, करियर में, पदोन्नति में, सब में अच्छे साधन बन रहे हैं। तो यहाँ यह स्थिति रह गई कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए देखिए लग्न में राहु और सप्तम में केतु, यही विनाशकारक है। तो इसके लिए आप कोई छोटा सा उपाय आवश्यक है? राहु का उपाय करें तो अच्छा है। अच्छा। ओम रांग राहुवे नमः, रुद्राक्ष की माला से कम रोज 1 माला जाप करें और श्रद्धा पूर्वक जाप करेंगे, करना है इसलिए कर रहे हैं, तो फिर लाभ नहीं होगा। अच्छा, चलिए अब हम अपने श्रृंखला में आखिरी राशि पे आ गए, मीन राशि पे। तो मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? मीन राशि का स्वामी गुरु होते हैं जी। गुरु 5वें भाव में उच्च के गोचर कर रहे हैं जी। 5वां भाव संतान तो निवेश, प्रेम संबंध इत्यादि का है। अब जिनका प्रेम संबंध चल रहा हो तो उनको विवाह होने की भी संभावना है, संतान का सुख भी प्राप्त होगा। स्वयं जो विद्यार्थी हों उन्हें विद्या में सफलता भी, परीक्षा में सफलता भी मिलेगी। और इसके बाद गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर है जी, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा लेकिन आय के साधन भी अच्छा बनेंगे और निवेश करने से भी बहुत लाभ मिलेगा। 5वां भाव निवेश का भी भाव है ना। अब शनि लग्न में बैठे हुए हैं, जब लग्न में शनि बैठते हैं तो व्यक्ति न्यायिक हो जाता है, उसमें भी गुरु की राशि में है, न्यायिक हो जाता है। जो कुछ भी बोलना होगा न्याय प्रिय बात बोलेंगे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे इससे मतलब नहीं, इसलिए शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी लेकिन इनका कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। केतु 6ठे भाव में है, शत्रुओं का पराभव कर देंगे, न्यायपूर्ण रहेंगे, न्यायपूर्वक बात बोलेंगे। और 9वें भाव में मंगल और बुध की स्थिति है, मंगल अपने राशि में है, वृश्चिक राशि में है, इसलिए थोड़ा वातावरण इनका गर्म तो रहेगा, पिता से मतभेद भी हो सकता है लेकिन पिता से हानि नहीं होगी। अच्छा। और 5वें भाव में शुक्र होने के, 5वें भाव में बुध होने के कारण, बुध जो है 4थे घर और 7वें घर का है, तो ये वैवाहिक संबंध भी ठीक ही रहेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं सूर्य और शुक्र 8वें भाव में। मीन राशि वालों के लिए 8वें भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति होने के कारण सूर्य विपरीत राजयोग बना रहा है जी, 6ठे भाव का स्वामी है और शुक्र जो है 3य भाव का और 8वें भाव का स्वामी होकर के वहां, तो ये शुक्र जो है ना ये भी रिसर्च कराते हैं। अच्छा। शुक्र भी रिसर्च कराते हैं, किस चीज में? संसारिकता का नहीं, वैज्ञानिकता का नहीं, ये आध्यात्मिकता का रिसर्च कराते हैं। अच्छा। अब संजीवनी विद्या है, कुछ ऐसा रहस्यमय विद्या है जिसकी ओर झुकाव होगा। अच्छा। मीन राशि वालों को उसकी ओर झुकाव होगा, अध्यात्म के अंदर कौन सा रहस्य है उसको प्राप्त करने की प्रवृत्ति आएगी। और 6ठे भाव का ऑनर होकर सूर्य जो है तो यहाँ नीच के हैं, तो ये विपरीत राजयोग बना रहा है, तो इसमें अत्यधिक सफलता मिलेगी।
ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम, ये राहु 12वें घर में है, कुंभ राशि में है। तो 12वें घर में जब राहु होते हैं तो यात्रा कराते हैं, लंबी यात्रा कराते हैं, विदेश यात्रा कराते हैं, जेल यात्रा भी कराते हैं, अस्पताल भी ले जाते हैं जी। अब केतु 6ठे घर में होने के कारण स्वास्थ्य में खराबी करेगा, शत्रु का तो पराभव करेंगे, स्वास्थ्य पर हानि करेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नहीं तो अस्पताल भी पहुंच सकते हैं जी। और चूंकि 6ठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, अष्टम भाव चिकित्सक का होता है, डॉक्टर का, द्वादश भाव होता है अस्पताल का। यह स्पष्ट दे रहा है यहाँ पर कि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाने के बाद हो सकता है कि अस्पताल भी चले जाए, इतना भी बात हो जाए। अच्छा, इसलिए इस पर ध्यान रखना होगा जी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अब ग्रह की स्थिति ऐसी बन जाती है, कितना भी ध्यान रखिए, जिस ग्रह को जो कराना होता है करा ही देता है, फिर भी सावधानी बहुत कुछ बचाता है। अच्छा, और 18 नवंबर के बाद 15 नवंबर के बाद सूर्य की स्थिति चली जाएगी यहाँ वृश्चिक राशि में, 9वें भाव में। पिता का सहयोग तो प्राप्त होगा जी, पिता का सहयोग तो प्राप्त होगा। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि 15 तारीख के पहले हो सकता है कि विरासत में संपत्ति भी मिले पिता की ओर से। अच्छा, इसके बाद पिता का और भी सहयोग मिलेगा 15 तारीख के बाद, जब सूर्य, मंगल और बुध तीनों की स्थिति 9वें भाव में होगी। तो बुध को देख लीजिए, बुध 4थे भाव और 7वें भाव का स्वामी जी। ये अच्छी स्थिति है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाए तो ये अच्छा फल देने वाला है। मंगल अपने राशि में है तो अच्छा फल देने वाला है ही। और एक ही है कि 6ठे भाव का स्वामी सूर्य जो पिता का प्रतिनिधि कर रहा है, तो पिता से थोड़ा डिफरेंस दे सकता है। अच्छा, असहमति दे सकता है, मतभेद हो सकता है जी। तो मीन राशि के जातकों के लिए आप छोटा सा उपाय बताएं। तो देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए तो एकदम सीधा उपाय है गुरु की आराधना। अच्छा। गुरु गायत्री मंत्र का जाप करें तो अच्छा है, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें तो अच्छा है, भगवान विष्णु की आराधना करें तो बहुत ही अच्छा है। मीन राशि संपूर्ण ब्रह्मांड है, विष्णु के प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, विष्णु मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु की भक्ति करें, या नहीं हो तो गुरु गायत्री मंत्र का जाप करें तो उनके लिए तो अच्छा ही रहेगा। और साथ में ये भी बता दूं, मीन राशि वालों को तो इस समय भगवत कृपा प्राप्त है। पंचम भाव में गुरु है, नवम दृष्टि, इसके बाद नवम दृष्टि पड़ती है 9वें भाव पर, वृश्चिक राशि पर, मंगल की राशि पर। मंगल वहां उपस्थित हैं। ये संपूर्ण भगवत कृपा प्राप्त है मीन राशि वालों को। अच्छा, चलिए दर्शकों, आज हमने पंडित जी से जानकारी ली नवंबर महीने में मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल कैसा रहेगा। इसमें पंडित ने कुछ सावधानियां भी बताई हैं और उपाय भी बताए हैं, इसका आप जरूर ध्यान रखें। अगर यह आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।